वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है अपेंडिसाइटिस। ठीक है, तो अपेंडिसाइटिस बेसिकली क्या है। अपेंडिक्स हमारे पास क्या है, ये एक स्ट्रक्चर है जो कि हमारे एब्डोमिनल स्ट्रक्चर में ही एक स्ट्रक्चर हमारे पास आता है। यानी कि जो अपेंडिक्स होती है इट विल बी 3.5 इंचेस और 2 to 4 इंचेस अ लॉन्ग ट्यूब which extends from the large intestine in the right lower abdomen। तो जो अपेंडिक्स है वो क्या है, बेसिकली ये एक्सटेंड हो रही होती है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से वेयर द स्टूल फॉर्म्ड। सो अपेंडिसाइटिस यानी कि जब इन्फ्लेमेशन हो जाएगी अपेंडिक्स की, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे कि ये इन्फ्लेमेशन जो है वो अपेंडिसाइटिस की जब होगी तो उसमें क्या होगा कि कोई भी बैक्टीरियल एक्शन हो सकता है, कोई ब्लॉकेज हो सकती है किसी ट्यूमर की वजह से, किसी लिम्फॉइड जो है वेसल की, लिम्फ नोड की जो इन्फ्लेमेशन होगी, स्वेलिंग होगी, उन सब चीज़ों की वजह से जो है वो इन्फ्लेमेशन हो सकती है अपेंडिक्स की। तो अपेंडिक्स यानी कि जो फिंगर शेप्ड पाउच होता है जो कि प्रोजेक्ट हो रहा होता है हमारे कॉलन से या फिर लार्ज इंटेस्टाइन से, कहाँ से, ऑन द लोअर राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन। ठीक है, तो ये क्या होता है, जब ये इन्फ्लेम्ड होने लग जाएगा, ये फिंगर जो शेप पाउच है, जब इसकी जो इन्फ्लेमेशन होगी वो क्या करेगी, वो कॉज करेगी अपेंडिसाइटिस को। अब अपेंडिसाइटिस जो है मेनली अगर देखा जाए तो ये किसी भी एज में हो सकता है, पर मोस्ट कॉमनली ये जो अपेंडिसाइटिस है वो किस एज में हमें मिलता है ज़्यादा, 10 to 30 ईयर्स ऑफ एज के जो पर्सनस होंगे उनमें ज़्यादा जो है वो रिस्क होता है ऑफ डिवेलपिंग अपेंडिसाइटिस। ठीक है, तो अब अपेंडिसाइटिस या जो इन्फ्लेमेशन है अपेंडिक्स की वो होती कैसे है। तो अपेंडिक्स की जो इन्फ्लेमेशन है वो कैसे होगी कि जैसे हमारे पास सबसे पहले क्या है, अपेंडिक्स है। ठीक है, अब ये जो अपेंडिक्स है यहाँ पे क्या होगा कि इसकी ब्लॉकेज हो गई है। ठीक है, इसकी क्या हुई है, ब्लॉकेज, ये ब्लॉक हो गया। अब ये ब्लॉक किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है, यानी कि जो हमने बात की है कि ये भी हो सकता है कि जो स्टूल है, ठीक है, वो जो है यहाँ पे स्टक आउट हो गया है, या फिर जो लिम्फ नोड्स हैं वहाँ पे वो स्वॉलन हो चुके हैं। ठीक है, तो इस किसी भी कॉज की वजह से अपेंडिक्स जो है वो ब्लॉक हो गया। ठीक है, हम जनरलाइज यहाँ पे व्यू ले रहे हैं कि अपेंडिक्स जो है वो क्या, ब्लॉक हो गई है। नंबर जो सेकंड के बाद जो हमारे पास स्टेप आएगा वो क्या है कि जब ये ब्लॉक हो जाएगी देन क्या होगा, बैक्टीरियल जो एक्शन होगा, बैक्टीरियल एक्शन इंक्रीज़ होने लग जाएगा। ठीक है, इंक्रीज़ बैक्टीरियल एक्शन होगा जब वहाँ पे ब्लॉकेज हो जाएगी और जो अंदर जो इन्फेक्शन है वो रेज़ होने लग जाएगा। जब बैक्टीरियल एक्शन इंक्रीज़ होने लग जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होगी है। अब वहाँ पे क्या है, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो चुकी है। अब इस इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होगा, जब ये इन्फ्लेमेशन होगी तो हमारे पास जो कंडीशन आएगी उसमें क्या होगा कि पस फॉर्मेशन होने लग जाएगी। अब इन्फ्लेमेशन से क्या हो रही है, पस प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, अब ये जो पस है, ये जो पस होगी इसकी वजह से क्या होगा, स्वेलिंग होगी, और ये इन्फ्लेमेशन की वजह से भी हो सकती है। तो पस और इन्फ्लेमेशन दोनों की वजह से क्या होगा, हमारे पास स्वेलिंग की जो है वो स्टेट आएगी। ठीक है, जब बैक्टीरियल एक्शन इंक्रीज़ हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गई, स्वेलिंग और पस की प्रोडक्शन होने लग गई है, इसके रिज़ल्ट में क्या होगा, हमारे पास दो चीज़ें आएंगी। नंबर 1 पे क्या होगा कि जो पेन होगी वो इंटेंसिफाई होने लग जाएगी, पेन की इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ होने लग जाएगी। और जो नंबर 2 हमारे पास पॉइंट आएगा, इन सब चीज़ों की वजह से वो क्या होगा कि जो एब्डोमिनल प्रेशर है वो इंक्रीज़ होने लग जाएगा। ठीक है, एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज़ होने लग जाएगा।
जब एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, ठीक है। वॉकिंग में हमारे जो है वो डिस्टर्बेंस आएगी, पेन जो है वो ज़्यादा इंटेंसिफाई होने लग जाएगी ड्यू टू द प्रेशर इन द एब्डोमेन, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो एक नॉर्मल पैथोफिजियोलॉजी आती है अपेंडिसाइटिस की, कि व्हेन द अपेंडिक्स गेट इन्फ्लेम्ड, व्हेन द अपेंडिक्स गेट ब्लॉक्ड, it will be inflamed with the increased bacterial activity, which results in the pus formation and swelling of the structure, which leads to increased pain or intensification of the pain and increased abdominal pressure, ठीक है। तो यहाँ तक हमने जो है वो एक जनरलाइज व्यू लिया है अपेंडिसाइटिस का। सबसे पहले बात करते हैं कॉजेज़ की, कि कॉजेज़ इसके क्या क्या हैं, अपेंडिक्स जो है वो कॉज क्यों होता है। तो सबसे पहले हम कॉजेज़ पे बात करते हैं कि कॉजेज़ इसके क्या क्या आ सकते हैं। तो सबसे पहले कॉज क्या होगा, नंबर 1 कॉज इज़ ब्लॉकेज इन द लाइनिंग ऑफ अपेंडिक्स डेट रिजल्ट्स इन इन्फेक्शन। नंबर फर्स्ट क्या आ रहा है, इन्फेक्शन। जब क्या होगी, ब्लॉकेज होगी इंटेस्टाइनल लाइनिंग, जो लाइनिंग ऑफ अपेंडिक्स है उसकी जब लाइनिंग में ब्लॉकेज होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, इन्फेक्शन होगा। और ये मोस्ट कॉमन कॉज आता है हमारे पास किसका, अपेंडिसाइटिस का, जिसकी वजह से क्या होगा, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होंगे, इन्फ्लेमेशन होगी, स्वॉलन, और जो पस फील्ड जो है वो हमारे पास अपेंडिक्स दिखेगा। अब नंबर 2 पे जो हमारे पास मेजर कॉज आएगा वो कौन सा होता है, जब बिल्ड अप हो जाएगा हार्डन स्टूल का। नंबर 2 कॉज इज़ बिल्ड अप ऑफ हार्डन स्टूल, बिल्ड अप ऑफ हार्डन स्टूल। फर्स्ट पे इन्फेक्शन की वजह से, नंबर 2 पे क्या है कि जब हार्डन स्टूल जो है वो वहाँ पे एक्यूमुलेट होने लग जाएगा। अब वो क्या होगा कि ऐसा पेशेंट या ऐसा पर्सन जिसमें क्या होगी कि कंप्लेन होगी कॉन्स्टिपेशन की, और कंप्लेन ऑफ क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो कुछ केसेस में क्या होगा कि जो स्टूल होगा वो क्या होने लग जाएगा, हार्डन होने लग जाता है, ठीक है। और वो बिल्डअप कहाँ पर होने लग जाएगा, अपेंडिक्स में ब्लॉकेज करने लग जाएगा। सो बिल्डअप ऑफ द हार्डन स्टूल कैन ऑल्सो लीड्स टू अपेंडिसाइटिस। नंबर 3 कॉज इज ट्यूमर्स। Any pathological reason which can lead to appendicitis or in the formation of the tumors can ultimately leads to appendicitis। यानी कि जब भी कोई ट्यूमर जो है वो डेवलप हो जाएगा, वो भी क्या करेगा, वो अल्टीमेटली ब्लॉकेज ही कर रहा है ना अपेंडिक्स की, उसकी ब्लड सप्लाई की, उसके बैक्टीरियल एक्शन को इंक्रीज़ करने का रीज़न बन रहा है। तो नंबर 3 कॉज जो आएगा वो ट्यूमर्स होंगे, कि जो ट्यूमर्स हैं वो भी एक हमारे पास कॉज आते हैं ऑफ leading towards appendicitis. Number 4 cause of appendicitis is enlarged lymphoid follicles. Enlarged lymphoid follicles. अभी whenever we talk about the enlarged lymphoid follicles, we are basically talking about the infection or the respiratory tract infection in which the bacteria transfer from the respiratory tract to the lymphoid vessels and the lymph nodes and cause the swelling and inflammation of lymphoid follicles. So basically the traveling and the transfer of the infection from one lymphoid node location to another location of the lymphoid follicles leads to appendicitis, ठीक है। एंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ enlarged lymphoid follicles in appendicitis is the respiratory tract infection or the bacteria of the respiratory tract infection. So what the cause we found here is enlarged lymphoid follicles which can lead to appendicitis, ठीक है। नंबर 5 जो हमारे पास कॉज आता है नंबर 5 पे, वो कौन सा है, इंटेस्टाइनल वर्म्स।
intestinal worms. So whenever we talk about the worms, we know that every person develops worms in the intestinal cavity or the intra-abdominal cavity, and whatever we do about it, that we use the इंटॉक्सिकेशन प्रोडक्ट्स या एजेंट्स जो कि क्या करते हैं कि जो वर्म्स होते हैं उनको किल करने में हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, तो ये इंटेस्टाइनल वर्म्स भी क्या कर सकते हैं, ये भी एक कॉज बन सकते हैं किसका, ऑफ डेवलपिंग अपेंडिसाइटिस। तो हमने यहाँ पे मेजर कॉजेज़ की बात की है अपेंडिसाइटिस के, कौन कौन से, इन्फेक्शन, बिल्डअप ऑफ हार्ड एंड स्टूल, ट्यूमर्स, एनलार्ज लिम्फोइड फॉलिकल्स, इंटेस्टाइनल वर्म्स। Now we will go towards the symptoms of appendicitis. So appendicitis basically इसके जो सिम्टम्स हमारे पास आएंगे वो क्या आएंगे कि सडन पेन दैट बिगिन्स ऑन द राइट साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन, एज वी हैव डिस्कस्ड बिफोर दैट व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ अपेंडिक्स is the right side of the lower abdomen. It is located in the right side of the lower abdomen. So the pain begins on the right side of the lower abdomen. Sudden pain begins on the right side of the lower abdomen. Sudden pain that begins on the right side of the lower abdomen. Number second symptom is, again it's the sudden pain, but the pain begins around the navel and often shifts. ठीक है, तो पहले क्या हो रहा था कि वो पेन जो थी वो हो ही राइट साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन में थी, लेकिन एक और सिम्टम क्या हो सकते हैं कि पेन बिगिंस अराउंड द नेवल। ठीक है, एंड नेवल जो है वहाँ से वो फिर क्या करेगी, वो शिफ्ट होगी, वो फिर जो है वो ट्रेवल करेगी कहाँ पे, राइट साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन में। तो सडन पेन that begins around the navel. That begins around the navel. Number third symptom that we have got there is that pain worsen when you walk, cough or making other jarring movements. यहाँ पे क्या है कि नंबर थर्ड जो सिम्टम आ रहा है उसमें हमने क्या किया है कि हम ये देख रहे हैं कि पेन वर्सन हो जाएगी जब हम क्या करेंगे, वॉकिंग की स्टेट में, कफिंग की स्टेट में, और कोई भी जो है वो जरिंग मोमेंट की स्टेट में क्या होगी कि जो पेन होगी वो वर्सन होगी। वर्सन ओवर वॉक एंड कफ। अब अगेन हमारे पास क्या आ रहा है कि एक और यहाँ तक हम इसके अलावा क्या होगा कि नोज़िया, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपिटाइट, and abdominal bloating. सो अदर सिम्टम्स जो हमारे पास आएंगे, ये हमारे पास जनरलाइज सिम्टम्स आते हैं कि सडन पेन दैट बिगिन ऑन द राइट साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन, सडन पेन दैट बिगिन्स अराउंड योर नेवल एंड ऑफन शिफ्ट्स, पेन वर्सन्स व्हेन यू वॉक, कफ और मेकिंग अदर जरिंग मोमेंट्स, नोजिया, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपिटाइट, लो ग्रेड फीवर, एब्डोमिनल ब्लॉटिंग। तो ये हमारे पास क्या है, जनरलाइज्ड और कॉमन सिम्टम्स आते हैं किसके, अपेंडिसाइटिस के। अब हमने कॉजेज़ पे बात कर ली है, सिम्टम्स पे बात कर ली है, रिस्क फैक्टर्स पे बात कर ली है कि कौन से पर्सन जो है वो ज़्यादा जो है वो इसके रिस्क पे होंगे, ऑफ द एज ऑफ 10 to 30 ईयर्स जो होंगे वो ज़्यादा रिस्क पे होंगे ऑफ डेवलपिंग अपेंडिसाइटिस। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है वो दो तरह के जो है एक्यूट भी कंडीशन होती है और क्रॉनिक कंडीशन भी होती है।
अपेंडिसाइटिस की क्या होगी, एक एक्यूट अपेंडिसाइटिस होगा और सेकंड पे क्रॉनिक अपेंडिसाइटिस जो है वो देखने को मिलता है। तो एक्यूट यानी कि यहाँ पे क्या होगी, सडन और सीवियर पेन होगी, जो कि मोस्ट कॉमनली किस में प्रेजेंट होगी, चिल्ड्रन में और यंग एडल्ट्स में, यानी कि बिटवीन 10 to 30 ईयर्स के जो पर्सनस होंगे वो इस कैटेगरी में फॉल करेंगे, जिनमें एक्यूट जो है वो अपेंडिसाइटिस देखने को मिलेगा। अब पेन क्या होगी, वो इंटेंसिफाई होगी क्विकली ओवर द कोर्स ऑफ 24 ईयर्स, यानी कि पेन सडन होगी और फिर क्विकली इंटेंसिफाई होगी ओवर कोर्स ऑफ 24 ईयर्स। रिक्वायर इमीडिएट ट्रीटमेंट अदरवाइज द अपेंडिक्स गेट बर्स्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है एक्यूट में, क्योंकि अपेंडिक्स जो होता है उसके बर्स्ट होने के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, वो रिस्क उसका जो होता है वो ज़्यादा होता है। और अगर दूसरी साइड पे हम ऑन द अदर हैंड इफ़ वी टॉक अबाउट द क्रॉनिक अपेंडिसाइटिस, in chronic appendicitis, what happen that the symptoms of acute appendix appear but gradually disappear and then they reappear after a week, a month or even after years. ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होगा कि whenever we develop the acute appendicitis, sometimes what happen that the symptoms suppress and the inflammation of the appendix gets worsen gradually. ठीक है, and what happens when the inflammation and the infection get worsens or increased gradually, it will take a week or a month or even years. So when it will take that time, the symptoms disappear and get reappear after an interval of time. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि क्रॉनिक और एक्यूट की जो हमने डिफरेंस देखा है वो बेसिकली ये आता है कि जो सिम्टम्स होते हैं वो डिसअपीयर होने के बाद जो है वो रीअपीयर होते हैं एक इंटरवल या पीरियड ऑफ टाइम के बाद। ठीक है, और जो एक्यूट होगा उसमें बेसिकली क्या होगा कि सडन होगा और इसकी ट्रीटमेंट भी सडन ही होती है। लेकिन क्रॉनिक में क्या होगा कि वी नीड टू आइडेंटिफाई द एक्चुअल कॉज एंड समटाइम्स इट्स डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई दैट द अपेंडिसाइटिस इज़ नाउ एट द क्रॉनिक स्टेज। ठीक है, तो क्योंकि जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो डिसअपीयर हो जाते हैं। ठीक है, और जब वो रीअपीयर होते हैं तो तब हमें पता चलता है कि जो अपेंडिसाइटिस थी, ठीक है, एक्यूट अपेंडिसाइटिस जो है वो लीड कर चुकी है अब क्रॉनिक अपेंडिसाइटिस को। नाउ हाउ कैन वी डायग्नोज द अपेंडिसाइटिस। इससे पहले हम देख लेते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस क्या आएंगी, कि कॉम्प्लिकेशंस हमारे पास जो अपेंडिसाइटिस की आती हैं। कॉम्प्लिकेशंस में क्या होगा, जो हमने सबसे पहले बात की है कि इफ़ द एक्यूट अपेंडिसाइटिस इज़ नॉट treated immediately, what will happen, the appendix ruptured. ठीक है, and when the appendix ruptured, the infection, the spread of infection and the risk of spread of infection will get increased throughout the abdomen. And when this infection spread throughout the abdomen, the condition will be लीड टूवर्ड्स पेरिटोनाइटिस। ठीक है, तो जब पेरिटोनाइटिस होगा, एब्डोमिनल इन्फेक्शन जो है वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, तो ये एक कॉम्प्लिकेशन आएगी। नंबर सेकंड इज़ द एब्सेस। एब्सेस बेसिकली इज़ द पेनफुल पॉकेट ऑफ पस and the painful pocket of pus that forms in the abdomen. If burst, it leads to infection and it leads towards the spread of infection to the bloodstream. ठीक है, where it can lead to the state of sepsis. ठीक है, तो क्या होगा, पेरिटोनाइटिस से एब्सेस एंड एब्सेस लीड्स टू सेप्सिस। ठीक है, तो ये हमारे पास मेजर कॉम्प्लिकेशंस आएंगी when the appendix get ruptured if not treated immediately. Now when we talk about I will write it down, ruptured appendix, peritonitis, abscess and sepsis. Now we will talk about the diagnostic evaluation.
So diagnostic evaluation, we will perform abdominal examination. Abdominal examination. Number second is urine test to check out any urinary tract infection. Number third is rectal examination. Number 4 is blood test to look out for the infection. Abdominal ultrasound, abdominal CT, abdominal X-ray, abdominal MRI, and sometimes we also go for C-reactive proteins. C-reactive proteins to check if there are other cause for the abdominal inflammation, ताकि हम ये क्या देख सकें कि whether दे आर प्रेजेंट एनी कोमॉब्स, यानी कि एक से ज़्यादा मल्टीपल जो है वो कोई कॉज तो नहीं आ रहा है, तो वो जो है वो हम सी रिएक्टिव प्रोटीन से देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये डायग्नोस्टिक जो है वो हमारे पास टेस्ट आते हैं, जिसमें हमने किस किस की बात की है, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन की, यूरिन टेस्ट की, रेक्टल एग्ज़ाम की, ब्लड टेस्ट की, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, एब्डोमिनल सीटी, एब्डोमिनल एक्सरे, एब्डोमिनल एमआरआई, सी रिएक्टिव प्रोटीन्स। ठीक है, तो डायग्नोस्टिक जब हम एवेलुएशन कर लेते हैं तो उसके बाद हमारे पास जो लास्ट स्टेप होगा वो क्या है, ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ट्रीटमेंट बेसिकली क्या है कि इसकी जो ट्रीटमेंट होती है वो इमीडिएट ट्रीटमेंट होती है, और ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं, हम सर्जिकली रिमूवल कर देते हैं अपेंडिक्स का। ट्रीटमेंट, so treatment is the immediate surgery which will be called appendectomy or appendicectomy. There are two names which will be used for the surgical removal of appendix. Number one is appendectomy, and number second is appendicectomy. Appendicectomy. So immediate surgical procedure हम करते हैं if we get abscess, first get drainage of the pus and fluid and later one to take out the appendix. अगर क्या है कि जो हमने बात की है कि अपेंडिक्स जो है वो रप्चर हो गई है, पेरिटोनाइटिस एब्सेस की स्टेट आ चुकी है, देन व्हाट वी विल डू फॉर दैट फर्स्ट वी विल ड्रेन द पस एंड द फ्लूइड and later on we will take out the appendix. तो ये सर्जिकली हमने बात कर ली। इसके अलावा मेडिकल जो ट्रीटमेंट आएगी उसमें क्या होगा कि हम क्या बोलेंगे, पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देंगे, पेन रिलीवर्स दे सकते हैं, IV fluid थेरेपी, ये हमारे पास क्या आएंगे, ये मेडिकल ट्रीटमेंट में जो है वो कुछ ट्रीटमेंट मैनेजमेंट आ जाएगी, मेडिकल मैनेजमेंट विद एंटीबायोटिक्स, पेन रिलीवर्स एंड IV फ्लूइड्स। और जब पोस्ट इसको बोलेंगे कि पोस्ट अपेंडेक्टमी या फिर जो हमारे पास होम रेमेडियल जो ट्रीटमेंट आएगी उसमें हम क्या क्या करेंगे, क्या क्या पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं, लॉट ऑफ रेस्ट, intake of plenty of water,
gentle walk each day या every day, gentle walk, avoid strenuous exercises, and cleaning of the surgical site, maintaining hygiene. So this is the topic of today, which is about the topic of the inflammation of appendix called appendicitis. Here we discuss about the definition, its risk factors, the persons who will be more prone to get appendicitis, inflammation of appendix, causes, symptoms, complications, diagnostic test, and the treatment, and the classification of acute and chronic appendicitis.